स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था फिर तेजी पकड़ेगी। हम दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकते हैं। इसके उलट वैश्विक वित्तीय कंपनी क्रेडिट सुइस की भारतीय इकाई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ढीला रह सकता है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन सा आकलन सही साबित होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी नीतियां ही तय करेंगी कि इनमें से कौन सा अनुमान सटीक बैठेगा। पहला आयाम डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसके जरिए सरकार देश को पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जा रही है। नोटबंदी के दौरान खातों में भारी नकदी जमा कराने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आयकर अधिकारियों यानी आईटीओ ने ईमानदार खाता धारकों को परेशान किए बिना काला धन जमा कराने वालों पर जुर्माना लगाया तो यह कदम एकदम सही होगा। यदि आयकर अधिकारी इसे घूस वसूलने के सुनहरे मौके के तौर पर ईमानदार खाता धारकों का उत्पीड़न शुरू कर देंगे तो यही कदम उल्टा पड़ जाएगा। उस स्थिति में ईमानदार खाता धारक का पूरा ध्यान अपने बचाव में लग जाएगा और उसकी व्यापारिक गतिविधियों की गति बाधित होगी। साथ ही साथ बेईमान लोगों द्वारा घूस खिलाकर टैक्स की चोरी भी बदस्तूर जारी रहेगी। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत ने नोटबंदी की कवायद पर कलंक लगाया। आईटीओ का ऐसा व्यवहार अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। आईटीओ के सांठगांठ वाले भ्रष्टाचार के चलते ही देश में काला धन जमा हुआ है। इसी महकमे को काले धन से निजात दिलाने की जिम्मेदारी देना चोर को थानेदार बनाने सरीखा है। सरकार को तत्काल ही ऐसा खुफिया तंत्र बनाना चाहिए जो स्वतः भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों को पकड़ सके। इसमें एक हेल्पलाइन भी खासी मददगार होगी जहां वैसे ईमानदार खाताधारक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिनका आईटीओ ने उत्पीड़न किया हो। तभी नोटबंदी के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। दूसरे आयाम का संबंध असंगठित क्षेत्र से है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र दबाव में आएगा। जैसे देशी साबुन बनाने वाला उद्यमी अभी तक मुख्य रूप से नकदी में व्यापार करता था और उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। उत्पादन लागत ज़्यादा होने के बावजूद वह बाजार में अपना वजूद बचाए हुए था, क्योंकि बड़ी एवं स्थापित कंपनियों को अपने उत्पादों टैक्स देना होता है, जबकि इस मोर्चे पर उसकी बचत हो जाती थी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने से छोटा उद्यमी भी कर के दायरे में आ जाएगा। उसके माल की लागत पहले से ही ज़्यादा थी और अब कर लगने से उस पर बोझ और बढ़ जाएगा। नतीजतन अपने उत्पाद के दाम बढ़ने से वह बाजार से बाहर हो जाएगा। उद्यमी को अगर कर सीमा में छूट हासिल हो तब भी उसे कर दायरे में आने का डर सताता रहेगा। उसे बही खाते बनवाने होंगे, शून्य कर का रिटर्न भी दाखिल करना होगा। देश में अधिकांश रोजगार सृजन इन्हीं छोटे उद्यमों के जरिए होता है। बड़े उद्योग स्वचालित मशीनों को
अपना रहे हैं। लिहाजा छोटे उद्योगों को टैक्स रिटर्न के झंझट से दूर रखना चाहिए। तीसरा आयाम वित्तीय घाटे का है। उपरोक्त संस्थाओं के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.5% के दायरे में रहने का अनुमान है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा। फिजूल खर्ची पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, लेकिन मौजूदा दौर में यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मातम के वक्त शहनाई का स्वर सुरीला लगने के बजाय चुभने लगता है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट से पहले तमाम आशंकाएं घर कर रही थीं। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से चंद दिन पहले पेश होने वाले बजट को लेकर व्यापक आशंकाएं थीं और सरकार पर ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि इसमें तमाम लोक लुभावन कदम उठाए जाएंगे और इसका स्वरूप बहुत पक्षपाती होगा। संभवतः इसी वजह से विपक्षी दल बजट की तारीख आगे बढ़वाना चाहते थे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर पेश किया गया बजट काफी सुखद आश्चर्य वाला रहा। उनकी ओर से पेश बजट न केवल लोक लुभावनवाद के मोह पाश से मुक्त रहा, बल्कि वास्तव में बेहद दूरगामी सकारात्मक प्रभावों वाला भी रहा। बजट ने साबित किया कि उसे लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति व्यर्थ थी। बजट में ऐसा कुछ नहीं कि यह कहा जा सके कि सरकार का इरादा तो लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए चुनाव जीतना है। भविष्य में इसे ऐसे बजट के तौर पर देखा जा सकता है जिसने भारत के आर्थिक वृद्धि चक्र को खासा परिवर्तित कर दिया। बजट के ऐतिहासिक पहलुओं पर गौर करें तो ऐसी 3 बातों का उल्लेख किया जा सकता है जो पहली बार बजट में देखने को मिली। सबसे पहली तो यही कि वित्त मंत्री ने इसे 1 फरवरी को पेश कर उस अक्षम प्रक्रिया को तिलांजलि देना सुनिश्चित किया जिसमें वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान की जरूरत पड़ती थी। अब चालू वित्त वर्ष के अंत तक वित्त विधेयक को स्वीकृति मिल जाएगी। दूसरी प्रमुख बात यही कि इसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय के बीच के अंतर को खत्म कर दिया गया, जो बेवजह की बनावटी परिपाटी बनी हुई थी। इसे खत्म करने से अब पूंजीगत और राजस्व व्यय हिस्सेदारी का बेहतर तस्वीर सामने आएगी। यहाँ पर यह गौर करना उल्लेखनीय होगा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2% तक लाने और इसके साथ ही राजस्व घाटे को 1.8%, जबकि FRBM समिति ने इसके लिए 2% की सीमा सुझाई थी, तक घटाने में वित्त मंत्री ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने की दिशा में जबरदस्त दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का भाव दिखाया। तीसरी बात का ताल्लुक रेल बजट को आम बजट में समाहित करने से जुड़ा है। स्टॉप।